बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क एंड हीट। तो आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था और फिर प्रेशर ऑफ गैस की कंप्लीट डेरिवेशन, जिसमें हमने बॉयल लॉ को भी पढ़ा, चार्ल्स लॉ को भी पढ़ा और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो सारी डेरिवेशन लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कर ली थी। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, आइए ज़रा देखते हैं। पहले इंटरनल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन देखें। एक बात तो बच्चे याद कर लें आप कि इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम। इंटरनल एनर्जी को किससे? यू से। ठीक हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का यूनिट जूल ही है ना, तो इंटरनल एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी जी इंटरनल एनर्जी की? द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ molecular energies such as, जितनी भी एनर्जीज हैं उनको आपने जमा करना है। मिसाल के तौर पर सच एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ऑफ अ सब्सटेंस से मुराद है जो उस बर्तन के अंदर आपने गैस भरी है। तो कहता है जी द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स से मुराद है काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। बच्चे याद रखें, जब भी इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे ना, तो हम कोई एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। सही है। तो चेंज के लिए फिर मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गई जनाब इंटरनल एनर्जी की बेसिक इक्वेशन। अब जरा यहां से आपने बात बड़े गौर से सुननी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जमा तो करवा दिया है, लेकिन जब बच्चे थ्योरी को पढ़ते हैं ना, डेफिनेशन में क्या लिखता है? डेफिनेशन में लिखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब बच्चे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वहां तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है। बच्चे पूछते हैं सर ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली गई? बेटा तवज्जो करेंगे, हम इधर आइडियल गैस की बात करते हैं। कौन सी गैस? आइडियल गैस। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉइंट बनाकर ना लिख देता हूँ। हम जब वर्किंग सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम किस गैस की बात करते हैं बच्चे? आइडियल गैस की। आइडियल गैस। और आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका साइज बहुत छोटा होता है। पॉइंट मैस बहुत छोटे होते हैं, उनका मैस बहुत कम है। ठीक होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब उनका मैस ही बहुत कम है, पॉइंट आइडियल गैस है, वर्किंग सब्सटेंस, इनका साइज बहुत कम है, पॉइंट मैस बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एग्जर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। मतलब यानी कि एक मॉलिक्यूल है ना और दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। अब फोर्स लगाने का ना लगाने का मतलब क्या है कि इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, सो वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। अब आपको समझ आई? गैस आइडियल है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनका साइज बहुत कम है, पॉइंट मैस है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, मतलब उनके गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो हम कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सो वी कैन से अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करवाएं, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो फिर उसका चेंज भी तो जीरो होगा ना। तो यही वजह है कि बुक वाला कहता है जो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी है ना, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है।
तो अब समझ आया कि हमारी एक्सप्लेनेशन के अंदर उसने पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र क्यों नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज़ीरो है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो पॉइंट मैस है। पॉइंट मैस क्यों है? क्योंकि आइडियल गैस है। अच्छा जी, और आपने ये भी तो पढ़ा है ना कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन है। सो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने आपको कहा ना जब भी बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इधर मैं लिख देता हूँ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह पे टेम्परेचर लिख सकते हैं ना। अगर इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया, आप इसको नोट कीजिएगा। इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। और काइनेटिक एनर्जी अब ये कौन सी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और बच्चे आप याद रखेंगे इंटरनल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। एनर्जी है ना, तो एनर्जी का यूनिट तो फिर जूल ही होता है ना। अच्छा जी, ये तो होगी चंद बेसिक बातें। अब चलते हैं हाउ वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? बच्चे इसके 3 तरीके मैंने डिस्कस किए हैं। पहला मेथड बाय हीटिंग। आप किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा। जब अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो गर्म करने से, हीट देने से भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। दूसरा मेथड बाय डूइंग द मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क से मुराद आपने देखा जब सर्दियां होती हैं हम अपने हाथों को रब नहीं करते। जब आप दोनों हाथों को रगड़ें, रब करें तो ये मैकेनिकल वर्क, तो ये जो आपको हाथों का रगड़ना है ना, ये मैकेनिकल वर्क है। तो आप देखें, आप हाथों को रब करें तो आपके जिस्म के अंदर जो खून है ना उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म हाथों को रब करने से टेम्परेचर बढ़ा, गर्म नहीं हो जाते। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हीट देने से भी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, मैकेनिकल वर्क करने से भी। और मैकेनिकल वर्क की एक एग्जांपल तो होगी ना रब करने से। दूसरी एग्जांपल है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करें तो आपने देखा ना, तो वो रगड़ खाता है फ्रिक्शन की वजह से, वो जो ची ची की आवाज़ें आती हैं। तो किसी भी दो चीज़ों को आपस में स्लाइड करें ना तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। और नंबर 3 डीफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी रबड़ को या रॉड को, लोहे का रॉड है उसको डीफॉर्म करें, उसको मोड़ें, तो ऐसा करने से भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग नोट करेंगे। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ, इधर मैं लिख देता हूं, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, या इसको फंक्शन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, बताता हूं। स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं बेटा जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे। जिस तरह आप चैप्टर 4 में पढ़ते हैं ना वर्क एनर्जी वाले में, वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ। तो इंटरनल एनर्जी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो स्टेट फंक्शन उस चीज को कहते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, बल्कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल सिचुएशन और फाइनल। तो यही मैं लिख देता हूं, स्टेट फंक्शन से क्या मुराद है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ। जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। और डिपेंड फिर किस पे करे, बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कह लें आप। तो जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे। और
देर आर 7 स्टेट फंक्शन, और 7 स्टेट फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन से? एमडी कैट में अक्सर पूछता वो। एक इसको हम याद करवाते हैं, पीटीवी, यूएचएस और जी। पीटीवी, यूएचएस और जी, ये सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं। अब ये सिर्फ याद करने का तरीका है, पीटीवी, यूएचएस और जी। अब इनका मतलब क्या है? पीटीवी का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों स्टेट फंक्शन है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, एच का मतलब इंथोलोपी, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। एस का मतलब इंट्रोपी, ये हमारा आखिरी टॉपिक है इसी चैप्टर का। और जी किसे कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथोलोपी, और एस का मतलब इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। देयर आर 7 स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से मुराद जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, बल्कि अपनी इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा ना, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, की जगह पे आप स्टेट ही लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि ये इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। ये 7 स्टेट फंक्शन है। अब आगे चलते हैं। आपकी बुक में ना एक ग्राफ डिस्कस किया गया है। उस ग्राफ का मतलब क्या है? ये वाई एक्सिस पे मैं प्रेशर ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। ये देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए हमारा इनिशियल स्टेट है, पॉइंट ए हमारी इनिशियल स्टेट है, और पॉइंट बी हमारी फाइनल स्टेट है। अब चूंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब जरा देखें, ए से बी तक जाना है, बेशक आप इस रास्ते से चल लें पाथ C1 से, बेशक आप इस रास्ते से चल लें C2 से, द आंसर विल रिमेन सेम। ए से बी तक C1 से चल जाए या C2 से चले जाएं, तो आपको पता है ना, ए पॉइंट पे प्रेशर PA है, वॉल्यूम VA है, टेम्परेचर TA, ये तीनों स्टेट फंक्शन है। और इधर पॉइंट बी पे PB, VB, TB, ये A और B फर्जी पॉइंट है। कहने का मकसद A से B, बेशक आप इस रास्ते से चले जाएं या इससे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। सो लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नोट करेंगे, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है ना, हम फर्स्ट इधर चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ी थी, जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, तब भी हम चेंज की बात करते हैं, किसी एक पॉइंट की बात नहीं करते। तो आपकी बुक वाला कहता है बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह इंटरनल एनर्जी वी यूज द टर्म, हम हमेशा कौन सी टर्म यूज करेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी डू नॉट यूज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट कहते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो इंटरनल एनर्जी की जब भी बात करेंगे, हम हमेशा चेंज की बात करेंगे, किसी एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा चेंज का जिक्र करते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी, हमेशा चेंज लेना है। बात समझ आई? और कुछ एमडी कैट में बच्चे MCQs हैं, एमडी कैट में आते हैं मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक और पॉलीटॉमिक के लिए। तो ये आप नोट करेंगे, इंटरनल एनर्जी मोनोटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो इनकी मोनोटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो होती है 3/2 kT, डाइएटॉमिक की 5/2 kT और पॉलीएटॉमिक की 6/2 kT। K से मुराद बोल्टमैन कांस्टेंट और T से मुराद है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मोनोटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी एमडी कैट के MCQs की नज़र से आपने इसको देख लेना है। ठीक है, हाँ इसके प्रूफ भी हैं, लेकिन सिर्फ आप MCQs की हद तक याद करेंगे। सही है? तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे वर्क एंड हीट। इंटरनल एनर्जी तो हमने पढ़ ली है। वर्क एंड हीट कहता है बोथ वर्क एंड हीट कोरेस्पोंड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय सम मीन। वर्क और हीट ये
एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं बाय सम मीन, किसी ना किसी तरीके से। इसका मतलब क्या है, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर फर्स्ट आइडिया यूज्ड इन स्टीम इंजन। बच्चे ये एमसीक्यू नोट करेंगे। वर्क और हीट का जो सबसे पहला आइडिया था वो स्टीम इंजन के अंदर यूज़ हुआ। स्टीम इंजन से मुराद, उन्होंने कहा कि ये जो स्टीम इंजन है ना, हम इसको हीट देते हैं। मसलन वो जो कोयले कोयले डाल के वो हीट देते थे, हीट देते हैं तो इंजन ने चलना शुरू कर दिया। तो हीट देना, हीट दी और वर्क हुआ, ये दोनों अच्छी बातें हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो हीट इन वर्क आउट इज अ पॉजिटिव, यानी कि वो जो इंजन है वो हमारा सिस्टम है। तो ये कुछ एमसीक्यूज आते हैं और आपकी थ्योरी में भी है, बच्चे नोट करेंगे। ये सिस्टम है ना हमारा, ये बर्तन है जिसके अंदर हमने गैस भर दी है, ठीक है, ये दिस इज द सिस्टम। अब ये एमसीक्यूज नोट कीजिएगा। अगर हम किसी सिस्टम को हीट दें, हीट इन, हीट को किससे ज़ाहिर करते हैं, क्यू से। हीट इन, किसी सिस्टम में अगर हीट दाखिल हो तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर किसी सिस्टम में से हीट निकले तो उसका उलट फिर क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर सिस्टम में हीट इंटर हो तो वो पॉजिटिव है, और अगर किसी सिस्टम में से हीट निकले वो नेगेटिव है। आप इस तरह याद कर लें, सिस्टम इज अ ओवर हीरो। सिस्टम हमारा हीरो है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अच्छा जी, दूसरी वर्क की कैसे याद करेंगे, ये सिस्टम है ना हमारा। अब सिस्टम हमारा क्या है, हीरो। अच्छा, अगर कोई आपके हीरो को ही मारना शुरू कर दे, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव है। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम क्या है, हीरो है, वो हीरो ही क्या भाई साहब जो मार खा जाए, यानी कि सिस्टम हीरो है, हीरो के ऊपर वर्क हो रहा है, उसको मार रहे हैं तो वो नेगेटिव है। और अगर हीरो लोगों को मार रहा है, वो लोग उसकी सराउंडिंग्स हैं, तो फिर क्या होगा, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव है। तो मैं इधर दो बातें लिख देता हूं, हीट इन एंड वर्क आउट। हीट इन और वर्क आउट दोनों को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये देखें, हीट इन, हीट दी, वर्क हुआ, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। हीट इन वर्क आउट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, और जो बाकी बचेंगे वो नेगेटिव हैं। और ये भी बात आप ज़हन में रखिएगा, सिस्टम इज एक्ट लाइक अ हीरो। ये सिर्फ याद करने के लिए, सिस्टम तो हमारा हीरो है भाई साहब, समझ आई। तो जब हीट देते हैं और वर्क हुआ, ये आइडिया हीट देने से वर्क हुआ, ये आइडिया सबसे पहले कहाँ यूज हुआ, स्टीम इंजन के अंदर। बात समझ रहे हैं। तो सिस्टम तो हमारा हीरो है जनाब। इसके बाद हम वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। सपोज डैट ये हमारे पास एक कंटेनर है या बर्तन कह लें, इसका ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है, फ्रिक्शन लेस है। दिस इज अ पिस्टन, ठीक हो गया। इसका एरिया, इसका वॉल्यूम V है और इसका एरिया A है। एरिया A है और वॉल्यूम V है। होता क्या है, जब हम इस सिस्टम को हीट देते हैं, हीट देने से जाहिर बात है ये एक्सपैंड करेगा। जब आप हीट देंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, ऊपर जाएगा इसका ढक्कन, इधर पहुंच गया है, पहले इधर था ना, ये मैं डॉटेड से शो कर देता हूं। तो पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V है। वॉल्यूम में चेंज आया है। अगर वॉल्यूम में चेंज आया, ढक्कन, पिस्टन ऊपर को उठ गया। पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शन लेस, इट इज अ मूवेबल पिस्टन। यानी कि जब आप हीट देंगे, हीट दी और ढक्कन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया, वर्क आउट, ये दोनों पॉजिटिव हैं। हीट इन, वर्क आउट दोनों पॉजिटिव हैं। ये जो ढक्कन यहां से यहां गया है, इसने कुछ फासला भी तय किया है। वो जो डिस्टेंस उसने तय किया उसको मैं कह देता हूं डेल्टा Y, जो उस पिस्टन ने कुछ फासला तय किया है। अब बच्चे वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क का फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ ना, W = FD। लेकिन ये वाला फार्मूला तो लगता था मैकेनिक्स के अंदर, हम तो पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स।
तो इस मैकेनिक्स वाले फार्मूले को हम थर्मोडायनामिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है ना, P = F/A, पढ़ा है ना, P = और एक तो ये फार्मूला याद करना है, प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया इसने, डेल्टा वाई। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। तो आइए फिर पुट करवाएं। W = F की जगह पे क्या लिखूंगा, P = F/A, तो F = एरिया डिवाइड रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो F की जगह पे P है, ऐसी है ना, F की जगह पे P है। डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया इस पिस्टन ने, D की जगह पे डेल्टा वाई। तो ये देखा आपने, मैंने वैल्यूज पुट करवा दी हैं, ये D की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। अब बच्चे अब ज़रा नोट कीजिएगा, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, W = PA डेल्टा वाई, इकट्ठा करके लिख दिया। अब ये जो A और डेल्टा वाई है, ये वाला, ये किसके इक्वल है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये तो बन गया मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है जी, वॉल्यूम का। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी, एरिया और डेल्टा वाई की जगह पे आ गया डेल्टा वी। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला, W = P डेल्टा वी। इधर प्रेशर कांस्टेंट है, P के साथ डेल्टा नहीं है, तो इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम के साथ डेल्टा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप बच्चे देखें, ये इसका ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम लिया। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और आपने जाना कहाँ से है, ए से बी। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इधर वॉल्यूम V1 है और पॉइंट बी पे वॉल्यूम V2 है, तो ये जो V1 से V2 ये चेंज आया डेल्टा V, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ना, इधर मैं लिख देता हूं कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस में है स्ट्रेट लाइन, प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो दिस इज द आइसोबैरिक, आपको याद है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर को मेजर करने का एक आला होता है जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा जी, ये है प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो फिर ये ग्राफ किसका हुआ, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चे वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये एक्सपेंड हो रहा है। तो ये जो है ना इक्वेशन W = P डेल्टा V, ये इधर मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम इंक्रीज करे, एक्सपेंशन। अब इसका उलट भी तो हो सकता है ना, अगर हम इस पिस्टन को ऊपर से दबाना शुरू कर दें, यानी कि सिस्टम के ऊपर वर्क करें, तो सिस्टम हमारा हीरो था, जब सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो वो तो नेगेटिव है। तो फिर नोट करेंगे ये वाला कब लगेगा, P डेल्टा V कब है, जब एक्सपेंशन हो रही है। नोट फॉर कंप्रेशन, अगर आप कंप्रेस करेंगे, अब कंप्रेस करने से वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, जब आप कंप्रेस करेंगे, अब जब आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो फिर ये इनिशियल बन जाएगा और ये फाइनल। अब एरो फिर B से A की तरफ आएगा, प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। कंप्रेशन का मतलब है कि आपने उसको दबाना शुरू कर दिया है, वॉल्यूम कम हो रहा है। पहले V1 से V2 था, अब V2 से V1, अब पीछे को आ रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। तो फिर इसका फार्मूला बनेगा W = -P × डेल्टा V। बस फार्मूला वही है, एक्सपेंशन में प्लस आएगा, कंप्रेशन में माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि अब वॉल्यूम तो डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये नोट के अंदर आपने ये बात लिख लेनी है, -P डेल्टा V। तो अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, फॉर ग्राफिकल
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चे आपको याद है ना कि ग्राफिकल में ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसके नीचे वाला सारा एरिया शेडिड कर दूं, यानी कि ये सारा शेडिड कर दूं ये वाला, तो मुझे बताएं ये तो एक रेक्टेंगल नहीं बन गई। तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क, तो ये रेक्टेंगल है। तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लिखेंगे W इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आपको पता है ना बच्चे, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये जो हमने कैलकुलेशन बाय फार्मूला की है ना, यही आंसर हम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब देखें इसकी लेंथ कितनी है। ये जो लेंथ है वाई एक्सिस पे क्या था? प्रेशर। तो ये इसकी लेंथ है, लेंथ, और ये इसकी विड्थ है। तो लेंथ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? P प्रेशर, और ये जो विड्थ है डेल्टा V। तो आपने देखा कि क्या आ गया? W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो लेंथ इंटू विड्थ वाले फार्मूले से भी ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। तो ग्राफिकल मेथड में आप याद रखिएगा, ये रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। L का मतलब है लेंथ, W का मतलब है विड्थ। तो लेंथ P है और विड्थ डेल्टा V है। अगर एक्सपेंशन हो रही है तो प्लस आएगा, कंप्रेशन हो रहा है तो माइनस आएगा। जब कंप्रेशन के केस में फिर ये उलट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और एक MD कैट में भी इस तरह का एक MCQs पूछा गया है बच्चे। अगर एक क्लोज सिस्टम हो, यानी कि ये देखें, ये प्रेशर है ना और ये वॉल्यूम है, और अगर इस तरह का एक क्लोज सिस्टम है, यानी कि आप A से कहांगे B पे, A से B पे, B से C पे, C से D पे, और D से फिर A पे, तो वर्क डन, वर्क ऑफ A B C D A, क्लोज पाथ का वर्क। तो बच्चे आपने शुरू भी A से किया, घूम घुमा के A पे आ गए। बात समझ आई? तो बताएं वर्क। हमेशा याद रखेंगे, जब आप घूम के इधर आए ना तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। तो जब W इज इक्वल टू P डेल्टा V है, तो जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो फिर वर्क डन भी जीरो। और वैसे भी तो आपको पता है ना कि क्लोज पाथ का वर्क जीरो होता है, क्लोज पाथ का वर्क जीरो है। तो जब इस तरह का ग्राफ आ जाए तो उसका वर्क डन जीरो होगा, अगर क्लोज पाथ हो, ठीक है। आप इन पॉइंट को नोट कीजिएगा। आखिर में कुछ बचे, ये बात आप नोट कीजिएगा, इन 1798 में काउंट रमफर्ड ने और 1845 में जेम्स जोल, इन दोनों साइंटिस्ट ने हीट और वर्क का एक रिलेशन निकाला। आपको पता है ना, वर्क को W से जाहिर करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब बच्चे W का मतलब क्या है? वर्क। W का मतलब वर्क, Q का मतलब हीट। तो 1845 में जेम्स जोल के मुताबिक वर्क और हीट का एक डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि आप हीट देंगे वर्क होता रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आता है W इज इक्वल टू JQ, और J इज कॉल्ड जोल्स कांस्टेंट। J को इस साइंटिस्ट के नाम की वजह से जोल्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू JQ, ठीक है। और अगर मैं जोल्स कांस्टेंट की बात करना चाहूँ तो J किसके इक्वल आ जाएगा? W ओवर Q के। तो जोल्स कांस्टेंट की फिर डेफिनेशन ना बन गई, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट हीट इज कॉल्ड जोल्स कांस्टेंट। और बच्चे याद रखिएगा, जोल्स कांस्टेंट को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं। तो बहरहाल ये जोल्स कांस्टेंट एक आसान लफ्ज़ है। तो अगर मैं J की वैल्यू की बात करूँ ना, तो बच्चे J की वैल्यू होती है 4.18 जोल्स पर कैलोरी, जोल्स पर कैलोरी। आपको पता है ना वर्क का यूनिट क्या है? जोल्स। और हीट का यूनिट भी जोल ही है, लेकिन जो पुराना यूनिट था ना हीट का, वो कैलोरी था। लेकिन अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, फॉर SI यूनिट, तो SI यूनिट दोनों का जोल ही है। तो फिर जोल्स कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा? W इज इक्वल टू JQ, J इज इक्वल टू W ओवर Q। वर्क का यूनिट भी जोल है, हीट का यूनिट भी, SI यूनिट तो दोनों का जोल है ना। तो फिर जोल से जोल कैंसल, तो ये तो 1 आ जाएगा।
तो फिर जूल्स कांस्टेंट 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन ओल्ड यूनिट में इसकी वैल्यू 4.18 है। अगर मैं क्यू का यूनिट कैलोरी लूंगा तो फिर ये वैल्यू है। कैलोरी इज अ ओल्ड यूनिट ऑफ हीट, कैलोरी इज अ ओल्ड यूनिट ऑफ हीट, लेकिन एसआई यूनिट हीट का जूल ही है, तो दोनों के सेम यूनिट से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर आप ये बात ज़हन में रखेंगे, हीट और वर्क का रिलेशन W इज इक्वल टू JQ। ठीक हो गया। तो बच्चे आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लेक्चर का फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।